जय हिंद प्यारे साथियों एवं छात्रों। आज मैं आप लोगों को जो है कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। 2018 में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे उनको मैं बारी बारी से सॉल्व करवाऊंगा। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक है 2018 का, जिसमें 12 नवंबर 2018 से लेकर 7 दिसंबर 2018 तक के पेपर इसमें हैं। और ये जो बुक है आपका रुक्मिणी प्रकाशन का है, प्लेटफॉर्म कोचिंग की, जो कि पटना में है। और ये वॉल्यूम 4 है, ठीक है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम में एक पूरा इसका सेट आया है। 30 सेट सब में है, यानी 30 चौका 120 सेट है कुल टोटल। तो मैं आपको पहले वॉल्यूम 4 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद ये ख़त्म करने के बाद वॉल्यूम 3 पर आऊँगा, फिर वॉल्यूम 2, फिर वॉल्यूम 1 पर आऊँगा। मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल वाले वॉल्यूम 1 फर्स्ट जो वॉल्यूम है उसको ख़त्म कर चुके हैं, तो इसलिए मैं उल्टा चल रहा हूँ, ताकि आपको पीछे के जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाए कि बाद में जो परीक्षा में क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे। तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए मैं इसका पहला सेट स्टार्ट करता हूँ। जो पहला सेट है वो जो हुआ है वो 12 नवंबर 2018 को हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट वाला ये पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि आगा खान कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए स्क्वाश दिया है, हॉकी दिया है, लॉन टेनिस दिया है, क्रिकेट दिया है। तो जो आगा खान कप है आपको पता होना चाहिए कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी से संबंधित है। ये किससे है? हॉकी से संबंधित है, हॉकी से, ठीक है। और ये मुझे बताइए कि हॉकी जो है वो किस किस देश का जो है कि राष्ट्रीय खेल है। तो भारत और पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और बात करते हैं कि हॉकी का पहला जो विश्व कप हुआ था वो कब हुआ था। तो हॉकी का जो पहला विश्व कप हुआ था वो हुआ था सन 1971 में। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था, ठीक है। चलिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि 2018 का जो विश्व कप हुआ था हॉकी का वो किस देश ने जीता, ठीक है। और सबसे अधिक बार किसने हॉकी का विश्व कप जीता है ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सदाबहार झाड़ी में संयुक्त पत्तियां और एकांत में उगने वाले युग्माकारित और एपिजेनस फूल हैं। प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक्साब्ल्यूमिनस बीज संग कई फलों के साथ डाइक्लेमिडस स्थिति की थी विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें उन्नत वर्ण से आदिम वर्ण का अनुपात क्या है। तो देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो इसका आप आंसर याद रखिए कि इसमें उन्नत वर्ण और आदिम वर्ण का जो अनुपात है वो 1:1 है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रीजनिंग का है। इसमें इस टाइप से जो क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को बोलते हैं डाटा सफिशिएंटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। डाटा सफिशिएंटी वाला क्वेश्चन मतलब कि डाटा पर्याप्तता वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, एक कथन दिया रहेगा। तो कहेगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस किस कथन की आवश्यकता होगी, यानी दोनों कथन की आवश्यकता होगी या किसी एक कथन से ही काम हो जाएगा या किसी कथन की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए इसमें कह रहा है लेट का कोड क्या होगा। तो इसको पढ़िए। कह रहा है किसी कोड भाषा में आई वाज लेट को एन विस ले लिखा गया है। और उसी कह रहा है कि सेकंड वाले में कह रहा है कि सी इज लेट को SESLE लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें आपको लेट का कोड निकालना है। क्वेश्चन ने पूछा है कि लेट का कोड क्या होगा। तो देखिए इधर आई वाज लेट, इधर क्या लिखा है? सी इज लेट। तो इसमें और इसमें लेट लेट कॉमन है, यहाँ पर लेट और यहाँ पर लेट ये कॉमन है। तो इसका कोड ये है, इधर ये है, इस वाले का कोड इधर 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 ये है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो ले कॉमन है। तो इसका मतलब लेट का कोड क्या होगा? LE होगा। लेट का कोड क्या होगा? LE होगा। यानी ये आपका जो LE है वही जो है इस लेट का कोड हो जाएगा। तो क्या आप अकेले किसी एक कथन से निकाल पा रहे हैं क्या इसको? नहीं, दोनों कथनों की आवश्यकता हो रही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दोनों कथन पर्याप्त होंगे, यानी दोनों कथनों की आवश्यकता होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथ का। तो कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक, किसी निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से इतना रुपया से अधिक है। तो धनराशि ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप ये मान लीजिए कि जो आपका धनराशि था स्टार्टिंग में, जो आपका प्रिंसिपल था वो 100 इकाई था। कितना मान लीजिए? 100 इकाई। तो 100 इकाई का जब 5% निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का निकालेंगे 5%, क्योंकि रेट दिया है इसका 5%, ठीक है। तो अगर 5% दिया है तो इसका जब 5% आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 साल कितना रहेगा? 5 15, यानी जो आपका SI होगा हो जाएगा 15 इकाई, ठीक है। और उसके बाद जो कि इसी धनराशि के जब आप 4% के रेट से जब निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट CI,
तो आपको पता है कि 2 साल के लिए रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। और 4%, 100 का 4% कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 4 का 4% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 0.16 होगा। फिर इसका हम गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8, और 1 का गुणा करेंगे 0.16 में, तो 0.16, इसको पूरा ऐड कर लेंगे तो आपको CI कितना मिल जाएगा, 8.16 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि ये जो SI है आपका है वो CI से कितना अधिक है, तो बोला है कि 649.80 अधिक है, ठीक है। तो इधर देखिए कितना अधिक है, तो इसको इसमें से घटा लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना इससे अधिक है, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना अधिक मिल जाएगा आपको, 9 माने कि घट जाएगा यहाँ पे, तो मिल जाएगा आपको 6.84 इकाई अधिक मिलेगा। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, इसका वैल्यू क्वेश्चन दिया है आपको 649.80 रुपया। जब यहाँ से आप इसको कट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक इकाई आपको निकालेंगे यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा 95 मिल जाएगा, 95 रुपया। जब इससे इसको कट करेंगे पूरा, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95 रुपया। आपका जो प्रिंसिपल है 100 इकाई है, तो 100 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9500, यानी 9500 रुपया। आपका यही आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जतिन के पास 2224 अंडे हैं, जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। किसी कार्टन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जा सकते हैं जिससे कोई अंडा बाहर न छूटे और न ही कोई जगह खाली बचे, साथ ही जतिन और तनिष्क का उपयोग करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि इस प्रकार, अब देखिए सिंपल सा है कि कुछ अंडे हैं, इनको इस प्रकार रखना है कि कोई अंडा बचे ना, बॉक्स से बाहर ना निकले, न छूटे, ना बच्चे जो है कि न जगह खाली हो बॉक्स में, और ना ही बॉक्स से वो अंडा जो है कि बाहर बचे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसे माप का बॉक्स बनाना पड़ेगा जो इन दोनों प्रकार के अंडों को पूरा पूरा माप सके, अर्थात इसका हमें निकालना पड़ेगा HCF यानी मसा निकालना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन का। तो देखिए कैसे मसा निकालेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे 3800 जो है 40 है आपका, ये बड़ी संख्या है। और इसमें भाग दे देंगे कितने से, तो 2240 से भाग दे देंगे, तो एक बार में जाएगा तो 2240, ठीक है। और उधर कितना है, 3840 है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ठीक है, 3840 है। तो जब इसको घटाएंगे आप तो कहेंगे 000, और यहाँ पे 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1600 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, 1600 से इसमें भाग देंगे 2240 में, तो 1600, तो आपको बच्चा कितना 40, और इधर कितना 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 640 से भाग देंगे किसमें, 1600 में। यही पूरा प्रोसेस करते जाते हैं, ठीक है। पेन का जो है कि साइज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इससे आप डिवाइड करेंगे इसको, तो कहेंगे 1600 आपका कंप्लीट है, ये आपका 1600 हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, यानी 64 दूना कितना हो जाएगा, 128, यानी कितना रहेगा आपका 1280। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 मिल जाएगा आपका, और यहाँ 15 में से 12 गया 320, और 320 दूना कितना हो जाएगा, 320 दूना 640 हो जाएगा, यानी 2 बार में कट गया। तो यही आपका जो है कि HCF हो जाएगा इन दोनों का, किसका 2240 और 3840 का, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 320 मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में राज्य में किसानों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई कम कीमत भुगतान योजना को क्या कहा गया, मैंने क्या नाम दिया गया उसको, तो कीमत से संबंधित है, तो ये भाव माने कीमत यानी भावांतर भुगतान योजना जो था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, भावांतर भुगतान योजना। अब सुनिए, अब क्या करिए आप, ये 2017 का 2018 में हुआ था, 2017 का पूछा है, तो आप 2020 या 21 में पेपर आपका हुआ ग्रुप डी का, तो आप 2019 और 20 का योजना पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। देखिए क्वेश्चन आपका फिगर से आया है, ठीक है। देखिए ये जो फिगर है इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये वाली फिगर इस वाले का हो गया मिरर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। वर्टिकल मिरर इमेज हो गया। तो वर्टिकल मिरर इमेज क्या होता है कि दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है, तो इसका भी वर्टिकल मिरर इमेज लेंगे तो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, तो ये लाइन जो है आपका राइट साइड चली जाएगी, और ये गोला अपने जगह पर रहेगा ये ऐसा, तो आपका क्या मिल जाएगा, इसमें ए मिल जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो तने के माध्यम से प्रजनन करता है, ठीक है। जानते हैं कि बायोलॉजी में प्रजनन जो होता है 3 प्रकार होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक, और एक होता है कायिक प्रजनन। तो इसमें ऐसा कौन सा पौधा है जो तने के माध्यम से प्रजनन करता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा गुलाब। और इसमें कुछ आम भी आता है, ठीक है। आम जो हो गया, ये नींबू हो गया, ये भी क्या करते हैं, तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 9 वाला जी का मान के बारे में बात कर रहा है ना, फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया फिजिक्स से। तो फिजिक्स से क्वेश्चन कर रहा है जी का मान जो है कि इसके बारे में पूछ रहा है कि विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। एकदम उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। विषुवत देखिए जी का जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है, तो आपका जी बराबर क्या होता है, GME/RE²। तो जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे जी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे जी क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपात होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, ध्रुवों पर रेडियस, देखिए पृथ्वी की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार होती है, ध्रुवों पर चपटी होती है, ठीक है, और विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होगा, अब विषुवत रेखा पर क्या होगा, जी का मान कम होगा। तो यहाँ पे तो उल्टा दे दिया है, तो ये ही नहीं सकता। और कह रहा है, और अच्छा एक बात और याद रखिए कि पृथ्वी के सतह से जब उसके अंदर जाएंगे तो भी जी के मान में कमी आएगी, और पृथ्वी के सतह से जब ऊपर जाएंगे तो भी जी के मान में क्या आएगा, कमी ही आएगा, चाहे ऊपर जाए पृथ्वी की सतह से चाहे अंदर जाएँ। तो देखिए अगला क्या है, पृथ्वी केंद्र की ओर जाने पर, अंदर जाने का मतलब पृथ्वी केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कम होता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने बढ़ता है तो वहाँ पर भी कम होगा, वो भी, तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता, नियत रहता है, तो वो भी गलत होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं पर जी का मान अलग अलग होता है। तो आपका जो है कि ये पृथ्वी से अंदर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान जो होगा कम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है द्वार बंद होने पर भी लाइन पार करने वालों, है ना, कह रहा है द्वार, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया है, कथन और कार्यवाही से दिया है, कथन और कार्यवाही से क्वेश्चन दिया है कि द्वार बंद होने पर भी लाइन पार करने वाले लोगों की लापरवाही के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसके लिए कार्रवाई क्या करना चाहिए, मतलब ये तो कथन हो गया, तो कार्रवाई क्या कर रहा है, सभी रेलवे क्रॉसिंग बंद करके फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए। नहीं, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि अगर फ्लाईओवर कहाँ कहाँ बनाएंगे बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा आपका, ठीक है। और क्या करिए आप, नियम कानून सख्त कर दिए। देखिए सेकंड में क्या कर रहा है कि उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो द्वार बंद होने पर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। हाँ, उनको दंडित इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि नियम का वो पालन नहीं करते हैं। अगर उनको दंडित किया जाएगा तो वो नियम का पालन करेंगे और ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, ठीक है। तो इसमें जो है कि सेकंड वाला ही करेक्ट होगा। तो सेकंड वाला किस में गया आप देख लीजिए ध्यान से, तो ऑप्शन ए में गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि समूह ए के कर्मचारियों का आय माध्य 3400 रुपया और समूह बी के कर्मचारियों का आय माध्य दिया है 4500 रुपया। यदि बी समूह में कर्मचारियों की संख्या समूह ए की तुलना में 10 गुना है, समझ रहे हैं, तो दोनों समूहों की कुल आय के माध्य और समूह ए की आय के माध्य में अंतर क्या है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि समझ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए इसमें जो दिया है कर्मचारियों में जो माध्य दिया है, ए वाले में दिया है 3400 और उसमें जो दिया है वो कितना दिया है, 4500 दिया है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो समूह बी में कर्मचारियों की संख्या है ए का 10 गुना है, तो ए में अगर एक कर्मचारी है तो इसमें कितना है, 10 कर्मचारी है। तो अगर आप माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि संख्या का इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3400, अब प्लस इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 45,000, और इसको पूरा जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग दे देंगे तो पूरे ए और बी का पूरा मिलाकर माध्य आ जाएगा। तो जब इसको कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए जब पूरा मतलब कि यहाँ पे आ गया कि योगफल आ गया पूरा टोटल, और नीचे पूरा संख्या लेना पड़ेगा। तो ए और बी में कुल मिला कितना संख्या है, तो कहेंगे 1 + 10 यानी 11। तो टोटल इसको ऐड कर लीजिए आप, तो कहेंगे कि आप 00 यहाँ पर हो जाएगा, आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा, अब 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 11 से काटिए, 11 चौक 44 बचा 4, 11 चौक 44 यानी कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो पूरे समूह का जो माध्य आ गया 44 आ गया। और क्वेश्चन में बोला है कि ए से तुलना करके बताना है कि कितने का अंतर है, यानी ये वाला माध्य ए वाले माध्य से कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पे 4400 आ गया, 3400 आ गया, तो अंतर कितने का आ गया, ये 1000 का आ गया। तो ऑप्शन जो करेक्ट आपका कौन सा होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। सभी लोग अपने अपने कोचिंग पे या सेल्फ स्टडी किए होंगे उतने दिन से, तो इसलिए मैं जो कि ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस भी आपका हो जाए, ठीक। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले और आइडिया मिले कि कैसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर वही है, डाटा सफिशिएंटी से क्वेश्चन दे दिया है। डाटा सफिशिएंटी से क्वेश्चन दिया है, कथन ये आपका है, प्रश्न है, कथन है। तो कह रहा है कौन सा शब्द कूट भाषा में प्लीज़ का प्रतिनिधित्व करेगा। तो देखिए कथन एक में कह रहा है प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, इसके लिए दिया है प्ली गे गी EACIL करके दे दिया है। और इसमें सेकंड वाले में दिया है प्लीज़ टेक केयर, तो उसका भी दे दिया इस तरीके से। देखिए दोनों में आप क्या देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं, इसमें प्लीज़ है और इसमें भी प्लीज़ है। अब प्लीज़ का पूछा ही है तो देखिए
इन दोनों में इसका कोड इधर ये पूरा हो गया और इस वाले का पूरा कोड क्या हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इधर तो प्लीज़ कॉमन दिख रहा है और इधर कॉमन क्या दिख रहा है कोड में, तो PLEA और क्या दिख रहा है यहाँ पे PLEA दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिख रहा है GE, इसमें GE नहीं है, GEE नहीं है इसमें, और इसमें EACIL वो भी नहीं है। केवल क्या कॉमन दिख रहा है PLEA दिख रहा है कॉमन। इसका मतलब क्या है कि जो प्लीज है उसका कोड क्या हो जाएगा PLEA हो जाएगा। और दोनों को लेने के बाद ही जाकर के प्लीज़ का हम लोग जो है कि कोड निकाल पाए हैं। तो दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, किसी एक से तो होगा नहीं, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है केमिस्ट्री से कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान फार्मूला यूनिट मास क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, Ca जो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको अनबुझा शुष्क चूना बोलते हैं, शुष्क चूना मतलब चूना अभी जो है कि पानी में डाल के बुझाया नहीं गया है, एकदम ठोस है। ठीक है, इसको शुष्क चूना बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये देखिए आपका जो है इसका, ये तो शुष्क चूना का सूत्र हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बूझे चूने का सूत्र क्या होता है, तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये है बूझे चूने का सूत्र, किसका भाई, बूझे चूने का ये सूत्र है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जो CaO लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो है कि इकाई द्रव्यमान सूत्र क्या होगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए कैल्शियम जो है इसमें 2 एलिमेंट है, एक है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। तो कैल्शियम जो है उसका होता है परमाणु क्रमांक कितना, तो होता है वो 20 होता है। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान लेने का मतलब यह है कि हम लोग उसका द्रव्यमान संख्या लेंगे। तो कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 20 गुना के 40। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और जो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 8 का दुगुना हो जाएगा, 8 गुना 16। जब इसको आप जोड़ लेंगे 40 + 16 कितना आ जाएगा 56 यू मतलब होता है यूनिफाइड मास। यू मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 यूनिफाइड मास। तो कौन सा हो जाएगा आपका 20 द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस क्रिया या किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन, श्वसन। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा का जो है कि ऊष्मीय ऊर्जा बनता है, उसका निर्माण होता है, तो वो श्वसन में होता है। ठीक है, श्वसन में होता है। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें एक साथ घुलती हैं और वहाँ से जो है कि ऊष्मा संचरित होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब कह रहा है कि नवंबर 2018 में आयोजित होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप 2018 की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो वो है जो आपका वेस्ट इंडीज़ के द्वारा किया गया है। ये तो हो ही गया है। तो आप क्या करिए, ये तो 2018 में पूछा था, लेकिन आप 2021 या 20 में भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप इधर बीच के जितने भी हुए हैं गेम उसको आप पूरा एकदम रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि वही फिर जीके से क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी फरवरी 2017 में विश्व का नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी बन गया। तो वो था लक्ष्य सेन। ठीक है, अब आप क्या करिए कि मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि 2019 का विश्व का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। जूनियर में नहीं, वैसे जो ओवरऑल होता है, मतलब कि सीनियर वाले में जो आपका सीनियर कौन सा ऐसा बैडमिंटन खिलाड़ी है सीनियर में जो विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी है 2019 में। एक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया लेड Pb नहीं कर सकता है, एल्युमिनियम Al नहीं कर सकता, जिंक को भी नहीं, हाँ पोटेशियम कर लेता है। ठीक है, तो आपका जो पोटेशियम है वो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। पोटेशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है K। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, 19 होता है। ठीक है, चलिए किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। तो ये है आपका चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी का जो उदय हुआ था वो चाइना में हुआ था। वो माओ से तुंग करके वहाँ के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है कि इसका जो है कि स्थापना किया था और ये चीन में है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट माओवादी दलों का शासित किया गया। तो किसको मुख्य रूप से माना जाता है इसको, तो चाइना को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका एक यहाँ पे दिया है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर जो है कि बोला है कि दी गई आकृति में ABCD एक समान समद्विबाहु त्रिभुजों के 2 युग्मों को काटने पर PQRS नाम का एक आयत बनता है। ठीक है, तो ये जो है कि मिड पॉइंट है, ये सब भुजाओं के, और ये आपका क्या है, ये पूरा स्क्वायर है, वर्ग है। इसके मिड पॉइंट को मध्य बिंदु को मिला करके इस तरीके से काट के बनाया गया है। तो कह रहा है कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल जो है
जो कटे हुए भाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो दे दिया है 288 मीटर स्क्वायर है। तो पी आर की लंबाई मीटर में कितनी होगी, यानी इस पी आर की लंबाई पूछ रहा है। तो पी आर की लंबाई पूछने का मतलब ये जो आपका डायगोनल है, इस डायगोनल की लंबाई पूछ रहा है। तो मुझे बताइए कि ये जो क्षेत्रफल दिया किसका दिया है, तो इस अंदर वाले जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो पहले उसकी भुजा निकाल लेते हैं, भुजा निकल जाएगा तो विकर्ण निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आप कुछ नहीं करना, इसमें एक लाइन का एक सोल्यूशन इसका है। तो क्या है वो ये है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ से पी एस निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, पी एस निकाल लीजिए या फिर ई एस आर निकाल लीजिए। जब इसको आप निकालेंगे तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी एस आर का स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन कितना कहेंगे 288 दिया है। और जब यहाँ से एस आर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कहेंगे इसको लिखेंगे 2 × 144। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल कर्ण में 2 और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसका मतलब है कि भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 कर्ण में 2। क्लियर है, मीटर। अब आपसे पूछा है विकर्ण की लंबाई। अगर किसी वर्ग के भुजा की लंबाई 12 कर्ण में 2 है, अगर किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ए है तो उसका जो डायगोनल होता है, जो उसका विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है ए कर्ण में 2 होता है। और यहाँ ए की वैल्यू मतलब भुजा की लंबाई दिया है 12, कर्ण में 2 निकाल चुके हैं हम लोग, और कर्ण में 2 यहाँ पहले ही से है। तो गुणा होकर कितना हो जाएगा 12 दूना के 24, यानी 24 मीटर जो है कि क्या होगा पी आर की लंबाई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो 20 मिनट हमारा बीत गया, आज का टाइम कंप्लीट हुआ, 21 मिनट हो गया। तो आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन पेपर को यहीं पे रोकते हैं। ये पहला है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ठीक है, थोड़ी स्पीड रहेगी, इसलिए आप लोग घर पे उसको बढ़िया से पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे समझ आएगा। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो बताइए, स्पीड को हम थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ। वैसे मैं आगे आगे टाइम बढ़ाते जाऊँगा, तो एक दिन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और 2 दिन में एक पेपर पूरा सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रुकते हैं। और जो है कि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन मैं लेके आया हूँ। वो क्या लेके आया हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा, ज़मीन बंजर रही तो क्या यहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास रोकते हैं। जय हिंद।